हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, द सिविल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेसिकली राजस्थान जीएन भर्ती 2022 के बारे में मैं आपसे नॉन टेक के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। पहले हमारे 40 क्वेश्चन आते थे, 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर। लेकिन अब की बार सिलेबस में कुछ परिवर्तन करते हुए उन्होंने एक और सब्जेक्ट जोड़ दिया है, वो है राजस्थान पॉलिटी। पहले 3 सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आया करते थे, अब हमारे पास 4 सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आएंगे। देखो, मैं ये मानता हूं कि राजस्थान पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उस 40 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे राजस्थान पॉलिटी वाले सेक्शन से आने वाले हैं। तो हमें इस पॉलिटी वाले सेक्शन चूंकि पहली बार जोड़ा है तो इस पर भी हमें पूर्णतः फोकस करना है और उसी के रिगार्डिंग हम यहां से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। पहला टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। दो 2011 ये एक एक्ट आपके सिलेबस में रखा हुआ है और इस एक्ट के बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल से आपसे चर्चा करेंगे। देखो, इस एक्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें लोक सेवा कानूनों को समझना होगा। लोक सेवा कानून, ये लोक सेवा कानून क्या होते हैं, इनके बारे में पहले हमें जानकारी लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। बेसिकली ऐसे कानून जो आम लोगों को, नागरिकों को, या ऐसे कानून जिनके माध्यम से सरकार जो है अपने नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करती हो, सेवाएं प्रोवाइड कराने की सुनिश्चितता तय करती हो। समयबद्ध सेवाएं, ये भी देखो दोनों बातें हैं, सेवाएं मिले, समयबद्ध मिले और गारंटीड रूप से मिले। ठीक है, तो वे कानून जिनके माध्यम से, या ऐसे वैधानिक कानून जिनके माध्यम से राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों को सेवाओं की गारंटी प्रदान, सेवाओं के वितरण की समयबद्ध गारंटी प्रदान करती हो। और अगर मान लो किसी भी लोक सेवक है, उस लोक सेवक के द्वारा समय पर सेवाएं प्रदान नहीं की गई तो उसके खिलाफ उसे दंडित करने के तंत्र विकसित किया गया हो, वो कानून हमारे क्या है, लोक सेवा कानून है। जैसे यहां मैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात कर रहा हूं, तो जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके माध्यम से लोगों की सेवा समय पर की जाए और गारंटीड रूप से की जाए। ठीक है, ऐसे ही लोक सेवा कानूनों में ही कानून आता है हमारा सूचना का अधिकार आता है। ठीक है, उसमें भी बिल्कुल निश्चित और समयबद्ध तरीके से सूचनाएं समय पर प्रोवाइड करना लोक सेवकों का अधिकार है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे लोक सेवा कानूनों की डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं तो लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत मैं लिख सकता हूं यहां, लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत वे वैधानिक कानून आते हैं, वे वैधानिक कानून शामिल हैं जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान करता है, वितरण की गारंटी प्रदान करता है। तो हम ऐसे समझें इसको भाई, देखो लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत वे वैधानिक कानून का मतलब क्या है, विधि द्वारा निर्मित। ठीक है भाई, विधानसभा द्वारा निर्मित या संसद द्वारा निर्मित जो भी है, विधि द्वारा निर्मित वे कानून शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा किसको, अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं, जो भी सेवाएं हैं उनका समयबद्ध वितरण, समयबद्ध रूप से टाइमली उनको उन सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी प्रदान करते हैं, वो कानून कहलाते हैं हमारे लोक सेवा कानून, जिसमें सूचना का अधिकार शामिल है,
ठीक है, नागरिक अधिकार पत्र वगैरह, सिटीजन चार्टर वगैरह जो हैं वो हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे कानून किसके अंतर्गत आते हैं? लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो अगर समयबद्ध सेवाओं का वितरण नहीं होता है तो संबंधित जो अधिकारी है, संबंधित जो पदाधिकारी है या पदाविहित जो अधिकारी है, उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान भी इन कानूनों में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर समयबद्ध तरीके से सेवाओं का वितरण नहीं होने पर संबंधित सरकारी सेवकों को दंडित करने के लिए तंत्र इन कानूनों में प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिएगा भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जैसे पटवारी है, उसके पास आप किसी काम के लिए गए और उसने वो काम आपका समयबद्ध नहीं किया, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या? जनरली नहीं होती है। ठीक है, अगर ये कानून लागू है राजस्थान में, बात करेंगे आगे हम, इन कानूनों के तहत एक निश्चित समयबद्ध सीमा है, उस निश्चित समय में अगर आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं या सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई तो संबंधित जो कर्मचारी है उस कर्मचारी के विरुद्ध दंड या उसको दंडित कराने के लिए एक सिस्टम भी इन कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। आम जनता उन संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध या उनको दंड करवाने के लिए कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया अपना सकती है। वो सारे प्रावधान भी इन कानूनों में, लोक सेवा कानूनों में होते हैं। अब देखो मैं बात करता हूं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून जो है, जो इससे पहले गहलोत सरकार थी 2008 से 2013 वाला जो सत्र था, उस सत्र की जो गहलोत सरकार थी उसने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान के लोगों को, आम लोगों के लिए ये प्रदान किया। हालांकि देखिए देश में सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां मैं बात करता हूं, देखो देश में सर्वप्रथम यह कानून सर्वप्रथम लोक सेवा गारंटी अधिनियम 18 अगस्त 2010 को देश में सबसे पहले ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो बनाया गया या लागू जो किया गया वो 18 अगस्त 2010 को मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया। तो सबसे पहले जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना देश में, सबसे पहले वो कहां बना? वो मध्य प्रदेश में बना। कब बना? 18 अगस्त 2010 को। लेकिन इस कानून, अब मैं बात करता हूं राजस्थान की। राजस्थान का जो कानून है, मैं नेक्स्ट टाइम बात करूं आपसे, राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना, ये कब? राजस्थान में यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया। अब देखो इन दोनों अधिनियम सबसे पहले तो बना कहां? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान सरकार द्वारा कब बनाया गया या कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2011 की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। पेपर में आपसे सीधा पूछा जाएगा राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2011 को राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुआ। सीधा पेपर में पूछा जाएगा आपसे। तो देखो, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? देखो यहां जो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो गारंटी अधिनियम बनाया गया, इस गारंटी अधिनियम में दंड का या सजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान देश का पहला राज्य था जिन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में किसका प्रावधान रखा? दंड का प्रावधान। राजस्थान के इस लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संबंधित जो कर्मचारी है उसको दंड या शास्ति का प्रावधान किया गया। और ऐसा करने वाला राजस्थान, या हम कहें कि राजस्थान में पहला राज्य
देश में पहला राज्य राजस्थान था जहां सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम में किसका प्रावधान किया गया, शास्ति या दंड का प्रावधान किया गया। ये हम देखेंगे कितनी शास्ति कितना दंड संबंधित कर्मचारी को या संबंधित लोक सेवक जिसने सेवा प्रदान नहीं की है उसको प्रदान की जाती है, वो सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो प्रारंभिक चीजें थी, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको। सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि लोक सेवा कानून क्या है। तो मैंने कहा कि इन कानूनों के अंतर्गत वे वैधानिक कानून आते हैं जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को समयबद्ध वितरण या विभिन्न सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान आम लोगों के लिए करते हों। ठीक है, अगर समयबद्ध तरीके से या समयबद्ध टाइमली अगर सेवाओं का वितरण नहीं हुआ है तो जो भी लोक सेवक है उसको क्या दंड करने का प्रावधान बेसिकली इन कानूनों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, देश में सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो 18 अगस्त 2010 को कहां, मध्य प्रदेश। देश में सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम 18 अगस्त 2010 को कहां, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। लेकिन इस अधिनियम में दंड या शास्ति का प्रावधान नहीं था। संबंधित कर्मचारी अगर लीड कर रहा है तो उसमें दंड या शास्ति का प्रावधान नहीं। अब जब दंड ही नहीं है तो फिर क्यों कर्मचारी समय पर काम करेगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान में देखो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो लागू हुआ 14 नवंबर 2011 को। और 14 नवंबर 2011 को ये जो अधिनियम लागू हुआ राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसमें राजस्थान सरकार द्वारा दंड या शास्ति का प्रावधान संबंधित कर्मचारी को किया गया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसके कानून में दंड या शास्ति का प्रावधान था। अब हम देखो एक एक करके इस कानून के बारे में आगे डिस्कशन आपसे करते हैं। हाँ देखो, उसके बाद राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में मैं आगे आपसे बात करता हूं इसके क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों में हम एक एक करके आपसे डिस्कशन करते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है इसके अंतर्गत मूल अधिनियम में अगर हम देखते हैं, मूल अधिनियम में 15 विभागों की कितनी 108 सेवाएं, 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कितने विभागों की कितनी सेवाएं मूल अधिनियम में शामिल थी, तो 15 विभागों की 108 सेवाएं। उसके बाद ये 18 विभागों की 153 सेवाएं हुई। 18 विभागों की कितनी सेवाएं, 153 सेवाएं। वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो 27 विभाग इसमें गहलोत सरकार ने शामिल किए हैं अभी लेटेस्ट जनवरी 11 में, और लगभग 287 सेवाएं जो हैं इस अधिनियम में शामिल हैं। तो देखो आप, ये तो क्योंकि चेंज होती रहती हैं, बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वर्तमान में हम कह सकते हैं कितने विभागों की कितनी सेवाएं, 15 विभागों की 108 सेवाएं मूल अधिनियम में शामिल थी। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये तो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, आगे चलकर हो सकता है कि और विभाग इसमें शामिल कर दिए जाएं और सेवाएं शामिल कर दी जाएं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो भी हमारे पास अधिसूचित जो विभाग है, अधिसूचित जो विभाग है उस विभाग में क्या होगा, सही मायने में एक कार्मिक की नियुक्ति की जाएगी। किसकी? एक कार्मिक की नियुक्ति किस हेतु? शिकायतों को प्राप्त करने हेतु किया जाएगा। शिकायतों की प्राप्ति हेतु की जाएगी। मतलब यह है कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है भाई, इसमें क्या संबंधित जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में एक कार्मिक जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी कि भाई वो क्या करेगा, शिकायतों को लेगा, लोगों की जो आम लोगों की जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो शिकायत है उनको लेगा। ठीक है भाई, देखो इसके ये जो कार्मिक है इसको हम बोल सकते हैं पदाभिहित अधिकारी। पदाभिहित अधिकारी शिकायत लेने के बाद ये क्या करेगा, देखो ये कार्मिक केवल शिकायतों को लेगा। ठीक है भाई, शिकायतों को लेने के बाद इसको हम जनरली बोल रहे हैं पदाभिहित अधिकारी। इसके पास शिकायतें आएंगी संबंधित डिपार्टमेंट से संबंधित। ये क्या करेगा, शिकायत लेने पर 2-3 चीजें चेक करेगा। संलग्न दस्तावेज पूर्ण होने पर ये क्या करेगा, प्रार्थी को सेवा प्रदान करने का समय
समय बताएगा, ठीक है भाई। साथ में क्या करेगा, अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति जिसको हम बोलते हैं रसीद, रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं, रसीद प्रदान करेगा। देखो जो भी शिकायत करता है या जो भी सेवा लेने वाला जो भी कैंडिडेट है, वो अगर सारे दस्तावेज कंप्लीट करके अगर पदाभिधि अधिकारी को प्रदान करता है तो वो देखो उसको सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको एक रिसिप्ट भी देगा वो, ठीक है, एक रिसिप्ट भी देगा कि भाई, और समय बताएगा कि आपको लगभग इतने समय में ये सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी। तो ये काम है पदाभिधि अधिकारी का। पदाभिधि अधिकारी जो है वो क्या करेगा, स्पष्ट रूप से ये उल्लेख करेगा कि भाई कितने समय में आपको सेवा प्रदान कर दी जाएगी, और इसके अलावा इसमें ये भी आपको रसीद प्रदान करेगा। अगर मान लो आपका आवेदन या आपकी सेवाएं, मान लीजिएगा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, निरस्त, तो निरस्त करने का वो कारण बताएगा आपको कि भाई किस कारण से निरस्त किया है, ठीक है। कोई भी मान लो किसी भी कारण से आवेदन आपका निरस्त किया है तो निरस्त करने का क्या बताएगा, कारण बताएगा। और साथ में आपको यह भी बताएगा कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको गलत या गुमराह कर रहा हूं तो आप मेरे विरुद्ध भी शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत करने का तात्पर्य मेरा जो निर्णय है, इस निर्णय के विरुद्ध क्या कर सकते हैं आप, संबंधित जो मेरे सीनियर जो अधिकारी है या प्रथम अपील अधिकारी जिसको हम बोलते हैं, उसके पास आप मेरी क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। मतलब मेरे निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। शिकायत करने का मतलब मेरे निर्णय के विरुद्ध अपील करना। देखो ये जो पदाभिहित अधिकारी है ये लगभग टाइम देगा, इसका जो निर्णय है, अगर मान लो इन्होंने आवेदन को निरस्त कर दिया है तो इसका जो निर्णय है उस निर्णय के विरुद्ध जो प्रार्थी है वो क्या करेगा, अपील करेगा। आप इसको ऐसे समझे, देखो भाई ये जो पदाभिहित अधिकारी है इसको पूरा हम कह सकते हैं कि आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, कंप्लीट हो गया, उसने रसीद भी दे दी उसको और सारा टाइम भी बता दिया कि भाई इतने समय में। लेकिन मान लीजिएगा कोई ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से ये पदाभिहित अधिकारी जो है, देखो दो चीज हो सकती है, या तो जानबूझकर विलंब कर देना, जानबूझकर सेवा प्रदान नहीं करना, या किसी अपर्याप्त कारण की वजह से सेवा प्रदान नहीं करना, जो भी कारण रहा, ठीक है। तो इस कारण की वजह से इसने मना कर दिया सेवा देने से, आवेदन निरस्त कर दिया, जो भी रहे, तो कारण जो भी रहा उसको बताना होगा। और यह भी बताना होगा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है या आपके आवेदन को मैंने स्वीकार कोई सही कारण की वजह से नहीं किया है, तो आप मेरे विरुद्ध क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील जो होगी वो होगी प्रथम अपील अधिकारी के पास। किसके पास, प्रथम अपील अधिकारी। अब देखो मैं बात करता हूं आपसे प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, इनके बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पदाभिहित अधिकारी। ठीक है भाई। दूसरा जो है वो है प्रथम अपील अधिकारी। और उसके बाद द्वितीय अपील अधिकारी। द्वितीय अपील अधिकारी, देखिए अब आप इसको समझिए। मान लीजिएगा इसने आवेदन लिया, इसका काम क्या है, देखो आवेदन लेना, आवेदन लेना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिसिप्ट देना, अभिस्वीकृति जिसको बोलते हैं, अभिस्वीकृति देना, यह भी इसका काम है। समय बताना कि कितने समय में, नियत समय का जिक्र करना, नियत समय का उल्लेख कि भाई कितने समय में सेवाएं मिल जाएंगी। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर कोई कारण, ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से इन्होंने आवेदन को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है, आवेदन को निरस्त, तो उसका कारण भी ये संबंधित प्रार्थी को बताएंगे। ठीक है। साथ में ये भी बताएंगे कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने बिना बेवजह, बिना कारणों के आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया है, तो निश्चित रूप से आप मेरे विरुद्ध क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इसका जिक्र भी ये करेंगे। ठीक है भाई। तो ये सारी बातें प्रथम पदाधिकारी के विरुद्ध या प्रथम पदाधिकारी के कार्यों के संदर्भ में हम देखते हैं। ठीक है भाई। अब होगा क्या, मान लीजिएगा आपको भाई
प्रथम पदाधिकारी जो है इसके द्वारा या पदाभिहित जो अधिकारी है इसके द्वारा आपको सेवा प्रदान नहीं की गई, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसकी शिकायत करेंगे, मतलब इसके निर्णय के विरुद्ध क्या करेंगे, अपील करेंगे। कहां अपील करेंगे, प्रथम अपील अधिकारी। अब देखो इसमें टाइम का बड़ा ध्यान रखना है। पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा नहीं देने या सेवा में विलंब करने की अपील आप कितने दिन में, मैक्सिमम 30 डेज में। कितने दिन में, अधिकतम 30 दिन। जैसे मान लीजिएगा आपको जो नियत समय मिला, आपको टाइम दे दिया, मान लीजिएगा आपको ये टाइम दे दिया कि भाई आपको, जैसे मान लो आपने 1 जनवरी को आपने फॉर्म जमा किया, अपना आवेदन दिया और इसने टाइम दिया कि भाई आपको 15 दिन का टाइम है, तो मतलब 15 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। हम 15 दिन में ये सेवाएं आपको या तो उपलब्ध करा देंगे या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, जो भी कारण जो भी रहेगा। तो 15 दिन का टाइम यहां मिला। अब मान लीजिएगा 15 दिन में आपकी समस्या यहां सोल्व नहीं हुई, तो अब क्या करोगे, आप इस 16वें दिन से, मतलब अगले दिन से लेकर के आने वाले 30 दिन, मतलब प्रथम या ये जो पदाभिहित अधिकारी है इसका जो भी डिसीजन आता है, सेवा नहीं देना या इसके द्वारा जो भी समय आपको दिया जाता है, उस समय में अगर सेवा नहीं मिली तो उसके अगले कितने दिन, 30 दिन। मतलब हम ये कहें कि 16 जनवरी से लेकर के और लगभग 16 फरवरी तक का ये जो समय है, 30 दिन का जो समय है, इस समय के अंदर, इस समय के भीतर आप अपील करेंगे कहां, प्रथम अपील अधिकारी के पास। तो मैं ये कह सकता हूं पदाभिहित अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, अधिकारी के निर्णय या सेवा न देने या आवेदन निरस्त करने के विरुद्ध शिकायत सुनना इसका कार्य है। शिकायत सुनना यह है इसका मुख्य कार्य। यह अगर काम नहीं कर रहा है इस, या फिर इसने जो डिसीजन लिया उस निर्णय के विरुद्ध, सेवा न देने के विरुद्ध या आवेदन निरस्त करने के विरुद्ध शिकायत सुनना या अपील को सुनना, ठीक है भाई। और ये शिकायत या अपील जो है इसके डिसीजन के कितने दिन के अंतर्गत हो जानी चाहिए, 30 दिन के अंतर्गत। अब देखो ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, या तो प्रथम पदाभिहित अधिकारी को, अगर इसको लगा कि भाई जानबूझ के इसने कोई गड़बड़ की है, तो या तो ये प्रथम पदाभिहित अधिकारी को आदेश देगा कि भाई आप संबंधित व्यक्ति को क्या दीजिएगा, सूचना दीजिएगा। इसका कार्य क्या है, देखो पदाभिहित अधिकारी को सेवा प्रदान करने का आदेश, या तो ये आदेश दे सकता है भाई सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकता है, या फिर ये प्रथम अपील अधिकारी को भी लगता है कि भाई वास्तव में कोई कारण, ऐसा कारण है जिसकी वजह से सेवा प्रदान नहीं की जा सकती, तो ये अपील को क्या कर देगा, नामंजूर कर देगा कि भाई जो डिसीजन पदाभिहित अधिकारी ने लिया है वो सही है। तो दो ही कारण हो सकते हैं भाई, या तो ये इसको ये ऑर्डर करेगा, या तो इसको ये आदेश देगा कि भाई आप सेवा प्रदान करें, या फिर क्या करेगा, इसके कारणों को देखेगा कि भाई किस कारण से इसने सेवा प्रदान नहीं की है, तो उन कारणों को अगर लगा कि इसको कि भाई सही कारण थे, तो ये अपील को क्या कर देगा, इस संबंधित प्रार्थी की अपील को, मैं कह सकता हूं प्रार्थी की अपील को क्या कर देगा, नामंजूर कर देगा। ठीक है भाई। अब आपके पास फिर क्या है, इसका जो डिसीजन है, मान लीजिएगा इसका डिसीजन आया 30 दिन के अंतर्गत आपके पास, आपने अपील की, और ये जो प्रथम अपील अधिकारी है 21 दिन में आपकी समस्या का क्या करेगा, निस्तारण करवाएगा, अगर कंडीशन ये है तो। ठीक है भाई। पदाभिहित अधिकारी जो है बेसिकली इसको ये आदेश देगा कि भाई आप संबंधित व्यक्ति को सेवाएं प्रदान कीजिए। ये सारा काम कितने दिन में करना है, इसको 21 दिन में। इसके पास 21 दिन का समय है। इसके पास सेवा का निस्तारण करने का एक निर्धारित समय, छोटी सेवा, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग समय, अलग अलग दिन निर्धारित है। ठीक है। उसका बोर्ड जो है हर डिपार्टमेंट के बाहर के भी कौन सी सेवा कितने दिन में, कौन से दस्तावेज, ये सारी एक बोर्ड हर डिपार्टमेंट के बाहर, मुख्यालय के बाहर वो लगा रहता है। ठीक है भाई। तो अब मान लो इसको जो भी सेवा प्रदान करनी है, मान लो 5 दिन प्रदान करनी, 10 दिन में जो भी सेवा प्रदान करनी है, और इसने सेवा प्रदान नहीं की, ठीक है, तो उसके अगले दिन से 30 दिन का समय है प्रार्थी को अपील करने का। और जिस दिन अपील की उसके कितने दिन, 21 दिन के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी को प्रार्थी की
जो शिकायत है या प्रार्थी को जो सेवा मिलनी चाहिए थी उस सेवा के लिए वो क्या करेगा, प्रथम पदाभित अधिकारी को आदेश करेगा, पहली बात। या फिर अगर उसको कारण ऐसा लगा कि भाई वास्तव में सेवा प्रदान नहीं की जा सकती या किसी गलत सेवा को मांगा जा रहा है, तो उस परिस्थिति में ये उस प्रथम प्रार्थी की अपील को क्या कर देगा, नामंजूर। ये सारा काम कितने दिन में निपटाएगा भाई, 21 दिन में। अब देखो, मान लीजिएगा प्रार्थी अभी भी संतुष्ट नहीं है, प्रार्थी ने सोचा कि भाई प्रथम अपील अधिकारी है जो ये भी गलत डिसीजन ले रहा है, ये भी मुझे सेवा प्रदान नहीं करना चाहता है, तो फिर वो कहां जा सकता है, द्वितीय अपील अधिकारी के पास। किसके पास, द्वितीय अपील अधिकारी के पास वो जाएगा। और कब जाएगा, देखो द्वितीय अपील अधिकारी का क्या काम है ये बताता हूं मैं आपको। द्वितीय अपील अधिकारी का कार्य है, प्रथम दो चीजें हैं, पदाभिहित अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, और दूसरा है हमारे पास प्रथम अपील अधिकारी। इसी क्रम में हमारे पास तीसरा आ जाता है कौन, द्वितीय अपील अधिकारी। प्रथम अपील अधिकारी भी मान लीजिएगा समय पर सेवाएं प्रदान नहीं करवा पाता है या जानबूझकर सेवाएं प्रदान नहीं करवा पाता है, तो प्रार्थी कहां अपील करेगा, द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील करेगा। द्वितीय अपील अधिकारी देखेगा कि भाई ये जो पदाभिहित अधिकारी है या प्रथम अपील अधिकारी है, क्योंकि इसके पास सिविल न्यायालय, किसके, सिविल न्यायालय के अधिकार होते हैं। और अगर प्रथम द्वितीय अपील अधिकारी को ऐसा लगता है, अगर इसको ऐसा लगता है कि भाई पर्याप्त कारणों की वजह से, पर्याप्त कारणों की वजह से या फिर जानबूझकर विलंब करना, जानबूझकर सेवा प्रदान करने में विलंब, दो स्थितियां हैं भाई। एक तो जानबूझकर सेवा प्रदान कर सकता है लेकिन जानबूझकर विलंब कर दिया, और एक बिना पर्याप्त कारणों की वजह से सेवा प्रदान नहीं करना। यहां तो सेवा प्रदान नहीं, बिल्कुल ही मना कर दिया है, और यहां क्या कर रहा है, जानबूझ के डिले कर रहा है। ठीक है, देखो मैं यहां एक चीज और बता देना चाहूंगा, जो प्रार्थी है, प्रथम अपील अधिकारी जो है, उसने निर्णय दिया कि भाई आपको यह सेवा प्रदान नहीं की जाती। इसका जो निर्णय है, इस निर्णय के दिन से, जिस भी दिन इसने निर्णय दिया, उस निर्णय के दिन से कितने दिन के अंतर्गत, 60 दिन के अंतर्गत आपको, मतलब प्रार्थी को क्या करनी पड़ेगी, प्रथम अपील अधिकारी के पास अपनी शिकायत करनी होगी या अपनी अपील करनी होगी, या इस निर्णय के विरुद्ध क्या करनी होगी, अपील करनी होगी। देखो ध्यान करिए, इसके डिसीजन के विरुद्ध तो कितने दिन मिले, इसने जब भी डिसीजन दिया उसके अगले 30 दिन के अंतर्गत आपको यहां अपील करनी थी, और इसने जो भी डिसीजन दिया उसके अगले 60 दिन के अंदर अंदर आपको कहां अपील करनी होगी, द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील करनी होगी। अब द्वितीय अपील अधिकारी के बारे में मैंने बताया कि इसके पास सिविल न्यायालय के अधिकार होते हैं, मतलब ये दंड करने के जो प्रावधान है वो यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर इस कानून में किसी भी पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी ने अगर कोई गलती की है, अब गलती क्या हो सकती है, देखो, या तो ऐसा लगा द्वितीय अपील अधिकारी को, अगर मान लो उसको ऐसा लगता है कि भाई ये सूचना देने लायक ही नहीं है, तो तब तो एक अलग बात है। अगर सूचना देने लायक है, ठीक है, या सेवा देने लायक है, और उस कंडीशन में पदाभिहित अधिकारी या हम बात करें किसकी, प्रथम अपील अधिकारी, इनके द्वारा जानबूझकर सेवा प्रदान करने में विलंब किया गया हो, या पर्याप्त कारणों, ऐसे कोई कारण नहीं बताया कि भाई इन कारणों से सेवा नहीं दी जा सकती, तो देखो अब मैं दंड की बात करता हूं, इसमें कितना कितना दंड दोनों पर लागू होगा। ये दंड या शास्ति जो है दोनों पर लागू होगी, और वो कितनी होगी देखो वो मैं आपसे बात करता हूं। अगर पर्याप्त कारण नहीं है, पर्याप्त कारणों के अभाव में सूचना या सेवा प्रदान नहीं करना, तो इसके लिए क्या दंड देगा भाई, दंड कौन देगा, प्रथम अपील अधिकारी। किसको दे सकता है, जिसने भी गलती की है, चाहे इसने की हो चाहे इसने की हो, 500 रुपए
से लेकर के मैक्सिमम कितने 5,000 रुपए तक, 500 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का दंड या शास्ति प्रथम अपील अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी को दे सकता है। कौन? द्वितीय अपील अधिकारी। ठीक है भाई। और ये जो 500 से 5,000 जो भी है, ये संबंधित जो व्यक्ति है, चाहे वो पदाभिहित अधिकारी हो या प्रथम अपील अधिकारी, उसके वेतन से क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। ऐसे आदेश करेगा कौन? द्वितीय अपील अधिकारी। अगर मान लीजिएगा दूसरा कारण देखा, देखो हमने दूसरा क्या है? जानबूझकर विलंब करना। सेवा दे सकता है लेकिन जानबूझकर क्या कर दिया? डिले कर दिया थोड़ा सा। तो फिर क्या करेगा? इसके ऊपर टाइम समाप्ति के बाद 250 रुपए प्रतिदिन और मैक्सिमम कितने? 5,000 रुपए। ठीक है भाई। देखो ये दोनों शास्तियां आपको ध्यान रखनी है। अगर पर्याप्त कारण नहीं है और उनके अभाव में सेवा प्रदान नहीं की, कारण भी नहीं बताए और सेवा भी नहीं दी, तो फिर मैक्सिमम 500 रुपए से कितना? 5,000 रुपए तक का फाइन दंड या शास्ति प्रदान की जा सकती है द्वितीय अपील अधिकारी के द्वारा। ठीक है। और वो कहां से डिडक्ट होगी? वेतन से सीधे डिडक्ट करने का अधिकार आदेश दे सकता है। और अगर मान लीजिएगा सेवा दी जा सकती है लेकिन जानबूझकर थोड़ी लेट दी, अब लेट देने का मतलब भैया दिन की बात आती है, भाई कितने दिन विलंब से दी गई, तो यहां अगर नियत समय के बाद उसमें जितना भी विलंब किया गया उसके हिसाब से फाइन लगेगा 250 रुपए प्रतिदिन और मैक्सिमम कितना लग सकता है? 5,000। और देखो ये दोनों चार्ज जो है किस पे लगेंगे? या तो इसने गलती की है तो इस पे लगेंगे, और इसने गलती की है तो इस पे लगेंगे। ठीक है। ये दंड या शास्ति का प्रावधान हो गया। और ये समय का देखो, वापस ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पदाभिहित अधिकारी जो है वो नियत समय देगा, जो भी टाइम देगा भाई सेवा प्रार्थी को कि भाई मैं 15 दिन में आपको ये सेवा प्रदान कर दूंगा। अगर मान लीजिएगा वो बिना कोई ऐसा कारण बताए या बिना जानबूझ के इस प्रकार से, मतलब किसी भी कारण से वो सेवा नहीं देता है, तो उसके निर्णय के विरुद्ध जो भी आपको टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, तो अगले ही दिन से आप 30 दिन तक उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं प्रथम अपील अधिकारी के पास। प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को के बारे में दो बातें कह सकता है। या तो वो उसको आदेश देगा कि भाई उसका को सेवा प्रदान कर दीजिएगा, या इसको जो भी भाई आपसे जिस भी कार्य के लिए आवेदन किया इसका कार्य पूरा करके दीजिएगा। या फिर इसको ऐसा लगता है कि भाई शायद इसके कारण ठीक थे जिस कारण से इसने सेवा प्रदान नहीं की, तो नामंजूर कर देगा। ये सारा काम इसको कितने दिन में करना होगा? 21 दिन में। अगर इन 21 दिनों के अंदर ये प्रथम अपील अधिकारी ना तो सेवा प्रदान करता है और ना ही नामंजूर करता है, तो फिर इसके निर्णय के विरुद्ध जो भी निर्णय रहा इसका, अगर निर्णय नहीं भी दिया तो भी 21 दिन के बाद जब भी ये अपना निर्णय देता है, निर्णय तो देना होगा भाई, या तो नामंजूर करेगा या उसको आदेश करेगा। तो इसके निर्णय के विरुद्ध अगर आपको अपील करनी है तो वो इसके निर्णय के जस्ट अगले ही दिन से लेकर के कितने दिन तक? 60 दिन तक। 60 दिन के अंदर अंदर आपको किसके पास अपील करनी होगी? द्वितीय अपील अधिकारी के पास। अब द्वितीय अपील अधिकारी को अगर ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने गलती की है, तो इनके लिए फिर शास्ति का प्रावधान कर दिया। अब गलती दो प्रकार के हो सकती है भाई, या तो जानबूझकर सेवा दे सकते थे लेकिन जानबूझकर डिले कर दिया, या फिर हम ये कहें कि भाई पर्याप्त कारण बताए बगैर सेवा नहीं प्रदान की गई। तो अगर पर्याप्त कारण बताए बगैर उनके अभाव में सेवा नहीं दी गई है तो शास्ति कितनी होगी? 500 रुपए से 5,000 रुपए मैक्सिमम। और अगर जानबूझकर सेवा देने में विलंब किया है तो 250 रुपए प्रतिदिन और मैक्सिमम कितने? 5,000 रुपए का दंड का प्रावधान इस कानून में किया गया है। ठीक है। देखो ये सारी बातें हम बेसिकली इस कानून के संदर्भ में देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार जो है बीच में, देखो ये कानून प्रॉपरली लोगों तक नहीं पहुंच पाया, पूरी सेवाएं प्रॉपरली लोगों को इस कानून के बारे में जागरूकता भी नहीं थी बहुत ज्यादा। हालांकि देखिए इस कानून के माध्यम से कम एक ऐसा सिस्टम तो दिया गया लोगों को कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है। यहां देखो एक और महत्वपूर्ण बात, यहां अगर एक और महत्वपूर्ण बात का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं तो वो क्या है? देखिए ये जो भी फाइन लगा, अगर द्वितीय अपील अधिकारी को ऐसा लगता है, अगर द्वितीय अपील अधिकारी को मान लीजिएगा ऐसा लगता है, तो दंड या शास्ति की राशि
अगर द्वितीय अपील अधिकारी को ऐसा लगता है कि वास्तव में जानबूझकर सेवा प्रदान नहीं की गई, जानबूझकर डिले किया गया है या बिना कारणों के डिले किया गया है, तो दंड या शास्ति की राशि को प्रार्थी को प्रतिकर के रूप में प्रदान सेकंड अपील अधिकारी जो है, वो सेकंड अपील ऑफिसर जो है, प्रदान करने का आदेश द्वितीय अपील अधिकारी दे सकता है। समझ में आया भाई ये क्या है? अगर ऐसा लगता है कि भाई वास्तव में अन्याय किया है इन दोनों कर्मचारियों ने, तो जो भी शास्ति, जो भी फाइन लगा, उस फाइन की राशि जो है, उस राशि को प्रार्थी को प्रतिकर के रूप में दिला सकता है। ये उसका स्वविवेक है, ठीक है, दिला सकता है या नहीं दिला सकता, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और महत्वपूर्ण बात, तो देखो हम एक और बात आपसे करते हैं। प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण आवेदन करने पर किसी प्रकार की कोई फीस दे नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी प्रकार की कोई फीस दे नहीं है। इसका मतलब क्या है? दे नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिएगा भाई आपने एप्लीकेशन दी किसी भी कार्यालय में कोई कार्य कराने के लिए, और जो संबंधित पदाधिकारी अधिकारी है उसने आपका काम नहीं किया, अब आपको अपील करनी है कहां? प्रथम अपील अधिकारी के पास। अब मान लो उस अपील के दौरान कोई चार्ज लगता हो, तो क्या शायद आप जाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे, ठीक है भाई। और मान लो प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कहां? द्वितीय अपील अधिकारी के पास जाते हो, तो फिर तो देखो इसको जो आप आवेदन देंगे उसके साथ भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है भाई। इसके साथ सेवा के लिए दूसरी बात में बात कर, भाई कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो किसी लोग आम जनता का कोई काम कर रहा है तो चार्ज थोड़ी लेता है उसके काम करने के लिए, चार्ज तो सरकार देती है वेतन के रूप में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं आप पुनरीक्षण आवेदन प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी के पास किसी प्रकार की, प्रथम अपील करने पर, द्वितीय अपील करने पर, पुनरीक्षण आवेदन करने पर किसी प्रकार की कोई फीस या कोई चार्ज दे नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये होता तो शायद हो सकता है प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील में जाए नहीं, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज फाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में हम देखते हैं। देखो तो इस कानून में मैंने कहा कि बेसिकली बहुत सारी चीजें धरातल तक ये कानून अभी तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं, लोगों को जागरूकता नहीं है इन कानूनों के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से देखो यहाँ में ये जो कानून है, इस कानून में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो कब लागू हुआ वो देखना है। इसमें 3 अधिकारी हैं पदाभिहित, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी। कितने दिनों में वो एक टाइम वाली जो कंडीशन है, जैसे फर्स्ट जो पदाभिहित अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन का टाइम है प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील करने का। प्रथम अपील अधिकारी जो है वो 21 दिन में आपकी जो सेवा है उसको या तो प्रदान कराएगा या आपका नामंजूर कर देगा। उसके निर्णय के विरुद्ध आपके पास कितना 60 दिन का समय है, ठीक है। और शास्ति या दंडों की बात मैंने आपसे यहाँ की है। तो आज की इस क्लास में मैं इतना ही डिस्कशन करूंगा। ये छोटा सा एक आपका टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और इसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और वो मैंने आपसे डिस्कशन किया है। कौन देखो ये ध्यान रखना है, टाइम ध्यान रखना है, कब लागू हुआ ये ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।